आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू चैप्टर विच इज वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। बच्चों, एज यू कैन सी यहाँ पर इस चैप्टर के नाम में यू कैन सी टू वर्ड्स, वन इज वेव एंड अदर इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव का सिंपली मीनिंग क्या होता है वो आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है और आपने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज उसको डिवाइड भी किया था, राइट। बट फिर भी अगर इन शॉर्ट में बोलूं वेव का मीनिंग क्या होता है, तो वेव का मीनिंग होता है इट इज अ मोड बाय विच वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इफ सपोज मुझे एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो मैं वेव के फॉर्म में करूंगा। इट इज अ मोड बाय विच वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किसके फॉर्म में? डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन, राइट। इतना क्लियर है। अब ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स सिंपली मींस स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के बारे में जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। और बच्चों अब ना ऑप्टिक्स को मतलब लाइट को पढ़ने का दो तरीका होता है। पहला तो बाय कंसिडरिंग इट एज अ रे और दूसरा होता है बाय कंसिडरिंग इट एज अ वेव। अगर हम लोग लाइट को एज अ रे कंसिडर कर रहे हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। सो दिस वाज योर चैप्टर इन क्लास 11th। तो इसको आपने डिटेल में अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहां पर हम लोग नहीं जा रहे। अब इस चैप्टर में जो 12th में है, यहां पर अगर हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करके उसके डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जहां पर हम लोग लाइट को क्या कंसिडर करेंगे? एज अ वेव। ठीक है, तो बच्चों अब पूरा पिक्चर कहां पर आ रहा है? पूरा पिक्चर आ रहा है लाइट के ऊपर। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? लाइट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे मेन चीज होता है कि हमें लाइट का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो डिस्कवरी हुआ है, उसको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विच मींस हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हमें अच्छे से लाइट को जानना है तो हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से जानना होगा। ठीक है बच्चों, आज से लगभग 500 साल पहले क्वेश्चन अराइज हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ 500 साल पहले, बहुत पहले से ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है इसको एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, अपना अपना थियरी दिया, अपना अपना आइडियाज को क्या किया? प्रपोज किया। ठीक है, अब क्या हम सब साइंटिस्ट के थियरी को पढ़ेंगे क्या? नहीं। अब उसमें से कुछ थियरीज होंगे जो एक्चुअल में लाइट के कुछ फिनोमेनास को क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन कर रहे थे। तो हम उन मेन टॉपिक्स को क्या करेंगे? मेन थियरीज को क्या करेंगे? पढ़ने वाले। ठीक है, हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जानेंगे। बट अब स्टार्ट करते पहले थियरी से, विच वाज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो इट वाज फर्स्ट न्यूटन, मतलब फर्स्ट नहीं बोल सकता हूं मैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट न्यूटन ने पहले क्या किया? अपना कार्पस्कुलर थियरी में लाइट के कुछ फिनोमेना को अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा था। अब ठीक है, तो अब न्यूटन का कार्पस्कुलर थियरी क्या बोलता है, वो एक्चुअल में है क्या, उसको समझते हैं। ठीक है, देखो न्यूटन के हिसाब से ना लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल को ना उसने नाम दे दिया, क्या बोल रहा है वो? उस पार्टिकल को बोलता है कार्पस्क्यूल्स। ठीक है, अब ये कार्पस्क्यूल्स का क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे बिहेव करता है? तो उसने बोला ये कार्पस्क्यूल्स जो है ना वो ल्यूमिनस बॉडी से क्या होता है? एमिट होता है। ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसा बॉडी जो एक्चुअल में लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से बॉडी होते हैं? एग्जाम्पल सन हो गया, कैंडल होता है और लैंप होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां से लाइट क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस बॉडी। और वहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ही कॉल्ड इट एज कार्पस्क्यूल्स। क्लियर है? पहला चीज, लाइट किससे बना है? पार्टिकल से बना है। उस पार्टिकल को नाम क्या दे दिया? कार्पस्क्यूल बोल दिया। और जो बॉडी इसको एमिट कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? ल्यूमिनस बॉडी। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट उसने बोला ये जो कार्पस्क्यूल्स है ना ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। लेकिन हमेशा मतलब हमेशा नहीं। देखो उसमें एक चीज है, उसमें ये बोल रहा है
कि तब तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक तुम्हारा मीडियम कैसा है, यूनिफॉर्म है। मतलब अगर लाइट तुम्हारा एक सेम मीडियम में ही ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा ही क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो जरूरी नहीं है, वो क्या होता है, बेंड होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर करते हैं। और अब ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है ना, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या, लाइट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बिकॉज एज यू नो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, राइट। सो अगेन सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। पहला चीज, कार्पस्क्यूल से पार्टिकल से बना है विच ही कॉल्ड कार्पस्क्यूल, देन दिस कार्पस्क्यूल्स मूव इन दी स्ट्रेट लाइन। थर्ड चीज वो बोलता है कि ये जो कार्पस्क्यूल्स है, ये पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, और उनका मास भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पार्टिकल बहुत छोटा होगा, अगर उसका मास बहुत कम होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, हाई होगा। तो हमें पता है कि लाइट का स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये चीज उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम कर रहा है कि हाँ भाई, उसका मास छोटा है, उसका साइज भी छोटा है, तो वो हाई स्पीड में मूव कर सकता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल। बट अगर हम लोग समझेंगे कि लाइट हैवी पार्टिकल से बना हुआ है तो वो हाई स्पीड में कैसे मूव कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, इसीलिए उसने क्या बोला, लाइट किससे बना है, पार्टिकल से बना है जिनका साइज क्या है, छोटा है, और उनका मास भी क्या है, कम है। क्लियर, दिस वॉज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट में वो बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग को पता है, इफ वी इंसिडेंट द लाइट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाउंस बैक करके क्या होता है, सेम मीडियम में आता है। तो उसने यहाँ पर कार्पस्क्यूलर थियरी से कैसे एक्सप्लेन किया, उसने बोला कि जो पार्टिकल्स है कार्पस्क्यूल, जब हम उसको इंसिडेंट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो बाउंस बैक करता है सेम मीडियम में। ठीक है, बाउंस बैक करता है सेम मीडियम में, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर पा रहा था, एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला कि हमारा जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अपोजिट साइड में लाई करते हैं ऑफ दी नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। और तीसरा चीज होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, so by the corpuscular theory Newton was successful in explaining the reflection of light। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को न्यूटन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो, इसने बोला कि लाइट क्या है, पार्टिकल से बना है, उसको उसने क्या बोला, कार्पस्क्यूल्स। सो जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, सपोज दिस इज अवर नॉर्मल। ठीक है, सो लाइट इस तरीके से आ रहा है, अब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर। सही बात है, तो अब होगा क्या, उसने क्या सोचा कि यहां पर डेंसर मीडियम है और यहां पर रेयर मीडियम है, तो लाइट क्या है, पार्टिकल से बना है। तो सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अगर हम लोग ध्यान रखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो ज्यादा कहां पर होता है, एट्रैक्टिव, डेंसर में एज कंपेयर टू रेयर। तो उसने बोला कि ज्यादा फोर्स इसको रेयर से ज्यादा कहां पर लगेगा, डेंसर में, तो एक नेट फोर्स ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सही बात है, और उसके वजह से इसका जो पाथ है वो क्या होगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा। तो एक्चुअल में इसने ट्रैवल कैसा करना था, इसने ट्रैवल इस तरीके से करना था, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो इस तरीके से वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर रहा है, वो ये बता पा रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब तो यही होता है ना, जब लाइट क्या करता है, दो मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट दिस इज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगेन जो लॉ ऑफ
जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके पहले 2 पॉइंट तो सेम होते हैं, इसमें भी वो 2 पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट तीसरा चीज जो होता है वो होता है हमारा स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ सपोज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R, तो स्नेल्स लॉ बोलता है n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R, ये चीज फॉलो होगा। बट न्यूटन के कार्पस्कुलर थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने ये तो बताया कि बेंडिंग किस तरीके से हो रहा है, बट न्यूटन वाज नॉट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग थर्ड पॉइंट विच इज स्नेल्स लॉ। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज आल्सो क्लियर। अब देखते हैं सिक्स पॉइंट पे। अब सिक्स पॉइंट पे एक और चीज क्या है, मेजर ड्रॉबैक है इसका, वो है स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम में। अब वो क्या है, देखो एक्चुअल में न्यूटन ने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है और ग्रेटर है कहां पर, डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फास्टर है। ये किसने बोला, न्यूटन के कार्पस्कुलर थियरी ने बोला। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज रॉन्ग। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होता है, ना कि डेंसर मीडियम में। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटली ही वाज रॉन्ग। बट देखो यार, अगर लॉजिकली उसके बात को अगर हम समझे तो वो सही भी था। अब कैसे, उसने बोला डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। अब यहां पर ही देख लो ना, हमारा ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब कभी भी लाइट क्या आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो बेंड तो हो रहा है। और साथ में देखो ना, इस पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, हम लोग बोल रहे थे बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर पार्टिकल का डेंसिटी कम है, तो नेट जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, वो ज्यादा कहां पर लगेगा, डेंसर में। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है विच मीन्स उसका स्पीड क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा, तो स्पीड क्या होगा उसका, बढ़ेगा। तो ये सोच के लॉजिकल वे में, लॉजिकल थिंकिंग में न्यूटन ने बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। सही बात है, बट विच वॉज एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग, बट लॉजिकली ही वॉज करेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग है तो सिंपल सी बात है यार, आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, इफ योर थियरी डज नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल थियरी, तो आपको कोई भी क्या नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा, आपको कंप्लीटली डिस्कार्ड किया जाएगा, आपके थियरी को डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है, एक तो चीज ये हो गया, दिस वाज पॉइंट नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 7, जो कि बताता है कलर्स ऑफ लाइट। सो वी नो दैट वी हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, राइट? अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूटन वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब न्यूटन प्रिज्म के साथ भी क्या कर रहा था, उस टाइम पे स्टडी कर रहा था। अब उस टाइम पे स्टडी कर रहा था तो उसने प्रिज्म के थ्रू ऑब्जर्व किया था, जब लाइट को, व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म पे, तो ही वाज एबल टू सी many colors of light which is called spectrum of light which is Vibgyor। okay? आपको पता होगा विबग्योर 7 कलर में स्प्लिट होता है व्हाइट लाइट, जब हम उसको प्रिज्म से क्या करते हैं, पास करते हैं। तो न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब इस थियरी के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, इस थियरी के हिसाब से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, कि वो बोल रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो वो जो कार्पस्क्यूल्स उसने बोला था ना, उनका डिफरेंट साइज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट। बट आज हमें पता है कि एक्चुअल में जो लाइट का डिफरेंट कलर्स होता है, इट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, राइट? बट उसने बोला डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। क्लियर है? सो दिस इज पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ शेडो। सो अगेन, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो अगर सपोज कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, अब ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसपे अगर आप लाइट को क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, राइट? आप लाइट को क्या कर रहे हो, वहां पर इंसिडेंट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट इस लाइट को अपने से पास होने नहीं देगा, विच मीन्स ही विल नॉट
दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट लेट द लाइट टू ट्रांसफर, मतलब उसको ट्रांसमिट होने नहीं देगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके वजह से सिंपल सी बात है, जहां से लाइट निकल जाएगा, तो अगर यहाँ पर हमारा पीछे एक स्क्रीन बनाएंगे तो इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा, और इतने रीजन में हमें क्या मिलेगा, शेडो मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो है, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ शेडो। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे, सो दिस वाज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी, जहां पर वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। अब मूव करते हैं इस थियरी के सक्सेस पे, कि ये थियरी कितना सक्सेसफुल था। सही बात है। तो न्यूटन थियरी जो था वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें लाइट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अगर मीडियम सेम है तो। सही बात है। सेकंड इज ही वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीटली, और उसने फॉर्मेशन ऑफ शेडो को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज सम एस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखो उसने ना बेंडिंग समझा दिया, बट उसने ना स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकली कैसे भी उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। एंड ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मतलब इन सारे फिनोमेनास को वो क्या कर रहा है, लाइट के एक्सप्लेन कर पा रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्शन को पार्शियली कर पा रहा था, स्नेल्स लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। ये हो गया सक्सेस ऑफ द न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। क्लियर स्टूडेंट? अब हम मूव करते फेलियर ऑफ द थियरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी के क्या क्या फेलियर्स थे उसको हम समझते हैं। पहला तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और एक चीज देखो, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अब उसने जो बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयर, विच वाज एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? एक और चीज, रिफ्रैक्शन के लॉ को भी वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या? नहीं, वो बेंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है बट स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अगेन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को भी वो कंप्लीटली, या मैं बोलूं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक्सप्लेन तो कर रहा था बट कंप्लीटली नहीं कर रहा था, जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? सो दिस आर द फेलियर ऑफ द न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, और यू कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। अब देखो, न्यूटन के बाद आया हाइगिन्स। अब हाइगिन्स, क्रिश्चियन हाइगिन्स, ठीक है, साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है, क्रिश्चियन हाइगिन्स। तो हाइगिन्स ने अपना वेव थियरी ऑफ लाइट दिया। हाइगिन्स ने देखा कि न्यूटन ने कंसिडर किया था कि लाइट क्या है, पार्टिकल। तो हाइगिन्स ने बोला लाइट को उसने कंसिडर किया एज अ वेव। अब क्वेश्चन आता है, वेव है तो कौन सा वेव है, तो उसने बोला लाइट है लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। लाइट क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लोगों ने क्वेश्चन किया और उसने भी सोचा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव को तो क्या लगता है, मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए, राइट, मटेरियल मीडियम लगता है। तो मटेरियल मीडियम लगता है, तो क्वेश्चन किया लोगों ने कि सन से लाइट अर्थ पे आ रहा है ना, बीच में मीडियम तो नहीं है, तो फिर लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है इफ इट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना। तो उसने बोला, एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया, जो कि क्या बोला उसने, ईथर या ल्यूमिनिफरस ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, ल्यूमिनिफरस ईथर। उसने बोला कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा अदृश्य सा या अनडिटेक्टेबल, बहुत ही कम डेंसिटी वाला एक मीडियम एग्जिस्ट करता है, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, ल्यूमिनिफरस ईथर। अब इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया, कि बाद में हमें पता चला कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगेन वो पॉइंट भी क्या है, सेम है। फिर स्पीड ऑफ लाइट इसने बताया कि रेयर मीडियम में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या था, सही था, ठीक है। इसने एक और चीज दिया, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट और हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब ये दो चीजें ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम लोग मान के चलो, हाइगेन्स ने वेव फ्रंट का कंसेप्ट यूज करके
प्रिंसिपल दिया था जिसके थ्रू वो क्या कर रहा था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइट को एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो वी विल सी दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो दिस इज हाइगेन्स वेव थियरी, जहां पर वो बोलता है कि लाइट क्या है, वेव है। तो कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो उसको क्या लगेगा, मीडियम लगेगा। तो मीडियम उसने बोल दिया कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे प्रेजेंट है, ही कॉल्ड इट एज ल्यूमिनिफरस ईथर। बट एक्चुअली वो आगे पता चला कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हमने क्या बोला, हाइपोथेटिकल मीडियम। ठीक है, और लाइट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड कहां पर ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, सो दिस वाज हाइगेन्स वेव थियरी। अब इसका सक्सेस देखते हैं। सो हाइगेन्स थियरी का सक्सेस क्या है, ये थियरी रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा है, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर पा रहा है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा है। सही बात है। और स्पीड ऑफ लाइट को भी क्या कर रहा है, बराबर एक्सपेरिमेंटली मैच चीज के साथ क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट वाज ग्रेटर इन रेयर मीडियम एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, सो दिस वाज द सक्सेस ऑफ Huygens theory, Huygens wave theory. Now we will see the failure of the theory. अब Huygens wave theory का failure क्या है। ठीक है, तो पहला चीज तो वो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगेन अब ईथर को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि 1900 या हम लोग बोल सकते हैं कि बिटवीन 1800 टू 1900 और 1900 के स्टार्टिंग में जब आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उसका यूज करके माइकलसन एंड मॉर्ले, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंबाइनली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर एक्चुअल में हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको जानने के लिए इन दो पर्सन्स ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो उसको बोला जाता है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो अगेन दिस वाज द फेलियर ऑफ हाइगेन्स थ्योरी, जो कि गलत बताया उसने। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेचर ऑफ लाइट। अगेन कुड नॉट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब क्या होता है ना, बहुत सारे फिनोमेना ऐसे भी है लाइट के, जहां पर अगर हम उसको पार्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी होता है, तो उसको ये जो थियरी है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जस्ट लाइक न्यूटन वेव थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सही बात है, कुछ कुछ जगह में हमें लाइट को एज अ वेव कंसिडर करना पड़ता है और कुछ कुछ जगह में हमें लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। एंड अगेन ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये था हमारा हाइगेन्स वेव थ्योरी, उसका सक्सेस और उसका फेलियर। अब बच्चों इसके ना थोड़े लाइट के ना इस स्टोरी के बारे में जानते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस नाउ मूव टू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और यू कैन से द स्टोरी ऑफ लाइट। लाइट का किस तरीके से एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन आया, लाइट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, लाइट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसको ना हम लोग एक्चुअल डेट्स के साथ में क्या करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले 1672, ठीक है, यहां पर पहले आया न्यूटन। तो न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, अपना कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट क्या किया, प्रपोज किया। ठीक है, कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। अब ये जो थियरी है वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट रिफ्रैक्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब मतलब सिंपल सी बात है, वो बेंडिंग को एक्सप्लेन कर पा रहा था बट स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और 1678 में हाइगिन्स आया, उसने क्या किया, अपना वेव थियरी क्या किया, प्रपोज किया। वेव थियरी ऑफ लाइट को क्या किया, प्रपोज किया। अब अगेन ये थियरी भी क्या कर पा रहा था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा था। अब बच्चों देखो एक्चुअल में बात कैसा है ना, इस
इस दौरान मतलब इस पीरियड के इस एरा के पहले हमारा जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, ये फिनोमेना ऑफ लाइट वाज अंडरस्टूड, मतलब हमें पता था कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसे फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो फिनोमेना थे वो डिस्कवर हो चुके थे, वो जो थियरी थे, मतलब ये जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस टाइम पीरियड से पहले ही क्या हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो ये दो थियरी है, इसको तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, राइट। तो न्यूटन भी क्या कर रहा था, इसको एक्सप्लेन कर रहा था, हाइगन्स भी क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। बट फिर भी ना लोगों ने न्यूटन को क्या किया था, प्रिफर किया था। न्यूटन का डोमिनेंस ज्यादा था एज कंपेयर टू वेव थियरी, क्योंकि उस टाइम पे न्यूटन वाज मोर इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर टू हाइगन्स। मतलब न्यूटन ने यार सिंपल सी बात है अपना जो मैकेनिक्स में भी काम किया था, और उसने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच क्या किया था, बनाया था, कैलकुलस, विच इज डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसका जो इन्फ्लुएंस था ना वो बहुत ज्यादा था। तो अराउंड 100 ईयर्स के लिए अप टू 1801, जब तक कि हमारा थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये फिनोमेना को डिस्कवर नहीं किया, तब तक लोगों का मानना था कि न्यूटन वाज राइट और हाइगिंस वाज रॉन्ग। मतलब रॉन्ग नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। बट 1801 में थॉमस यंग ने नए फिनोमेना ऑफ लाइट विच ही कॉल्ड इंटरफेरेंस, उसको क्या किया, डिस्कवर किया। अब और फिर 1815 से लेके 1818 में फ्रेजनेल ने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहां पे अगेन न्यू फिनोमेना ऑफ लाइट क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, विच ही कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फ्रेजनेल ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू से एक नए फिनोमेना ऑफ लाइट का क्या किया उसने, डिस्कवरी किया, तो उसको नाम दे दिया डिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, अब ये दो थियरी आने के बाद लोगों ने क्या किया, दोनों को आपस से क्या किया, ध्यान से स्टडी किया। अब जो न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी था वो इन दोनों फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन कर रहा था, रिफ्रैक्शन कर रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी कर रहा था, डिस्पर्शन भी पार्शियली कर रहा था, बट ये फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर 1808 में ही बीच में अगेन एक साइंटिस्ट है लुइस मैलस, उसने क्या किया, न्यू फिनोमेना ऑफ लाइट को क्या किया, डिस्कवर किया, विच इज पोलराइजेशन। सो न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थियरी है वो इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बट वेव थियरी क्या कर रहा था, इन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा था क्या, नहीं, वो भी नहीं कर पा रहा था। तो न्यूटन का जो डोमिनेंस था वो भी खत्म हो गया, वेव थियरी था वो थोड़ा बहुत तो क्या कर रहा था, इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन के बारे में बता पा रहा था। इट वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस पीरियड तक ये तीन फिनोमेना आए। अगेन वापस से लोगों का क्वेश्चन आ गया कि भाई लाइट क्या है, अगेन लाइट को कोई भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो लोगों का वापस से क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। तो अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आया 1864 में, ही वॉज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। अब मैक्सवेल भाई साहब जो है ना, उन्होंने लाइट के जो वेव नेचर है, मतलब ये जो फिनोमेना जो हम लोग बोल रहे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना क्या है, वेव नेचर से रिलेटेड है लाइट के। और मैक्सवेल ने ना अपना मैक्सवेल इक्वेशन दिया, 4 इक्वेशन, जो कि कंप्लीटली वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है, एक्सप्लेन कर पाता है। मतलब अप टू दिस, मतलब 1864 तक जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना थे ना, वो सारे के सारे को क्या कर पा रहा है, मैक्सवेल अपने 4 इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहा था। सो ऐसा बोल सकते कि मैक्सवेल ने क्या किया ना, सब लाइट के पिक्चर को क्या कर दिया,
एक ही चीज में रख दिया। अब वो क्या बोला, उसका 4 इक्वेशन दिया, ठीक है। वो 4 इक्वेशन ना लाइट को एकदम कंप्लीटली एक्सप्लेन करते, लाइट को एक्सप्लेन करते मतलब उसके वेव नेचर वाले फिनोमेना को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते। अगेन पार्टिकल नेचर को मैक्सवेल के इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करते, उसके लिए आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसके लिए आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्या है देखो, ठीक है, तो 1864 में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए। अब वो इक्वेशन क्या है, पहला पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तीसरा है हमारा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डो बी बार बाय डो टी। और फोर्थ है कर्ल ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे बार प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डो ई बार बाय डो टी, ठीक है। अब ये जो चीज है मैथमेटिकल चीज है, जो आप अपने हायर लेवल पे क्या करोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, जैसे बीएससी के 3rd ईयर में या आप मास्टर्स में जाओगे फिजिक्स में, तो वहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स को क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन के थ्रू मैक्सवेल वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट कंप्लीटली। और इस टाइम तक सिर्फ हमें ऐसा ही फिनोमेना पता था जिसमें हमें वेव नेचर ऑफ लाइट की जरूरत थी, विच मींस वो लाइट को क्या कर रहा था, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। बट 1900 से या 1900 मतलब इसी के बाद 1900 के बाद आया हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जहां पर लाइट का ड्यूअल नेचर लगता है। अब ड्यूअल नेचर मतलब क्या, देखो लाइट को किसी ने बोला कि वो क्या है, वेव है, वेव नेचर है उसका, किसी ने बोला उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है। अब कैसे, जब तक फिनोमेना वेव नेचर में है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है वेव नेचर का, ठीक है। तो इस सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल क्या था, सक्सेसफुल था। बट कुछ टाइम के बाद अराउंड 1900 से पिक्चर स्टार्ट हो रहा है जहां पर लाइट के पार्टिकल नेचर पे क्या हुआ, फोकस हुआ। अब कैसे, जैसे कि फिनोमेना है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, फिर हमारा आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सारे फिनोमेना ऐसे थे जिनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर आता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। फिर इसके बाद फिर लोगों ने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ फिनोमेना पार्टिकल मतलब लाइट के कुछ फिनोमेना पार्टिकल से हो रहे, कुछ फिनोमेना वेव से हो रहे। तो बाद में लोगों ने क्या बोला, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और मैक्सवेल ने जो वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, उसने बोला लाइट एक्चुअल में क्या है, लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, उसमें बहुत सारे रीजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे रीजन है, जहां पे रेडियो वेव से लेके कहां तक होता है हमारा, गामा रे तक एग्जिस्ट करता है। अब इसमें से हमारा बीच में लाई करता है विजिबल लाइट, जो कि हमको दिखता है, जिसको हम लाइट बोल रहे थे, ठीक है। तो लाइट सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होता, और भी रीजन में होते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, सिंपली इफ यू आर कंसिडरिंग इट्स वेव नेचर, देन लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट कि कुछ फिनोमेना को पार्टिकल भी कंसीडर करना पड़ता है, वरना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में इन दोनों चीज को कंबाइन करके क्या दिया गया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव करता है, डिपेंडिंग ऑन दी
phenomena and situation. ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी अबाउट द लाइट. अब आपको पता चला होगा कि लाइट एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, तो 1672 जहां पर न्यूटन ने क्या किया था, वर्क किया था, और 1678 यहां तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही था. इसके बाद ये फिनोमेनास भी आए, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वापस से आया एक नया चीज जो है मैक्सवेल ने दिया, बोला कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो वेव नेचर को और उससे रिलेटेड फिनोमेनास को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा था. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ लाइट. आई होप कि आपको ये समझा होगा. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर.